हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 पर, जहां अपने रेगुलरली केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं और इसके साथ साथ अपने जो जनरल साइंस हैं उसके जो टॉपिक्स हैं उनको अपने पढ़ते हैं। अभी अपने जो हैं A to Z साइंस जो जनरल साइंस है इसके जो लेक्चर हैं इन पे अपने अध्ययन कर रहे हैं। लेटेस्ट आपने लास्ट जो वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने न्यूमेरिकल्स का पार्ट फर्स्ट आपने देखा था और न्यूमेरिकल्स का जो डर था उसमें आपका काफ़ी कम हुआ होगा, और इसी सीरीज़ के रूप में अपने इनको पढ़ते रहेंगे। और एग्ज़ाम से पहले ये जो वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये ज़रूर आप देख के जाएं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो धातुओं का सोल्डरिंग किस गुण के कारण संभव होता है? सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कोहेंशन। तो देखिए इनमें जो है ये दो, जब अपने कोई भी मेटल्स हैं उनको अटैच करते हैं, मेटल्स की सोल्डरिंग करते हैं या मेटल्स को अटैच करते हैं, तो वहाँ जो आपका गुण काम में आता है सामंजस्य या कोहेसिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके काम में आती हैं, दोनों को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ग्राम, किलोग्राम, परसेंटेज और रेशियो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आपने कहीं अपेक्षित आर्द्रता, किस पे निर्भर करती है? तो देखिए इसको किस टर्म्स के अंदर अपने जो है मापते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले अपने एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वह होती क्या है? RH यहाँ पे जो लिखा हुआ है वह रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इन परसेंटेज। तो किस टर्म में अपने मापेंगे इसको? परसेंटेज के अंदर अपने मापते हैं। अपने कहते भी हैं कि आज ह्यूमिडिटी जो है वह 60% तक रहेगी। जब अपने एक्यूवेदर पे आप वेदर को चेक करते हैं वहाँ आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी रहती है 60%, 40%, 80%, ये आपका रहता है। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए जैसे अपने कोई भी अपने एक गिलास ले लें। ग्लास के अंदर यदि अपने पास कोई भी वाटर नहीं है, खाली यदि गिलास लेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो ह्यूमिडिटी रहेगी वह क्या रहेगी? 0% रहती है। यदि इसमें 50% वाटर अपने फिल कर दें तो अपने कहेंगे इसकी ह्यूमिडिटी क्या रहेगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगी? 50%। मीन्स 50% ये खाली है और 50% इसमें वाटर अवेलेबल है। पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा को 1/3 पार्ट इसका भर दिया जाए, अर्थात 75% पानी इसमें आ जाए, तो अपने कहेंगे कि इसकी अपेक्षित जो आर्द्रता है वो क्या रहेगी? 75% हो जाएगी। और पूरा यदि इसको भर दिया जाए तो 100% उसमें क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो गिलास है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या रहेगी? 100% रहती है। तो इस प्रकार से आप इजीली इसको, आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कंसेप्ट है उसको इजीली समझ सकते हैं। और इसी तरह के नए नए जो कंसेप्ट हैं उनको सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल के लिंक और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको नया जो वीडियो मिले वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आपका? किसमें मापा हमने? परसेंटेज के अंदर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो किस में मापते हैं? परसेंटेज के अंदर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर द कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। सुपर कूलिंग का अर्थ किसी द्रव का ठंडा होना होता है। वह किस ताप पे या किस बिंदु पे अपनी इस चीज़ को कहते हैं कि सुपर कूलिंग हो रही है। तो पहले आपको यही कंसेप्ट, तो सबसे पहले अपने को सुपर कूलिंग का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो सुपर कूलिंग होता क्या है? सुपर कूलिंग वास्तव में लिक्विड या गैस जो है उसको बिना ठोस बनाए हुए उसके हिमाग से नीचे ताप पर जब अपने उसको गर्म करते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये वाली प्रक्रिया अतिशीतलन या ठंडा करते हैं उसको, तो क्या कहलाएगी? उसको सुपर कूलिंग कहलाती है। क्या आंसर होगा आपका? हिमाग से नीचे या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अतिशीतलन के जो एग्जाम्पल रहते हैं वह रहते हैं आपके कांच हो गया तथा रबड़ जो है, ये अतिशीतलित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहलाते हैं। तो इनका भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सुपर कूल्ड जो लिक्विड्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं, तो आपके कांच व रबड़ इसके उदाहरण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन। ये लास्ट टाइम जो अपने पार्ट फर्स्ट किया था वहाँ पे भी अपने किया था कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, एनर्जी, मास और टेम्परेचर। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा जो है वह निर्भर किस पे करती है? उसके इंडिविजुअल टेम्परेचर पे करती है। लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जाम्पल से उसको देखा था कि जैसे मान लीजिए दो ए व बी पिंड हैं जिनमें एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है और सेकंड वन इज़ 20 डिग्री, तो 50 डिग्री से 20 डिग्री की ओर ये टेम्परेचर जो है फ्लो करता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हाई जो टेम्परेचर है से लो टेम्परेचर की ओर इसका जो फ्लो है वह चलता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्करी थर्मामीटर इज। पारा थर्मामीटर जो होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये क्या सिद्धांत पे कार्य करता है कि गर्म करने पे पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन आता है, गर्म करने पे पदार्थ का विस्तार हो जाता है, थर्मल प्रतिरोध होता है, या गर्म करने पे पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो देखिए, पारा जो होता है, थर्मामीटर जब अपने इस घुंडी को या अपने कहीं यहाँ ये वाला पार्ट जब अपनी माउथ के अंदर रखते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, तो उस समय यहाँ जो पारा रहता है वह क्या हो जाता है? आपका फैल जाता है, गर्म हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? बढ़ के आपका जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। यहाँ आपको विशेष बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वह ये पूछा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, जिसमें आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वे ये रहते हैं कि इसके अंदर जो इसकी जो रेंज रहती है वह कितनी रहती है। तो अब देखें आप 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और अनदर वन अपने कह सकते हैं कि 94 टू 108 फारेनहाइट, मीन्स 94 टू 108 फारेनहाइट तक इसकी जो रेंज या प्रास अपने कह दें, रेंज यहाँ अपने कहीं प्रास जो है वह कहाँ तक रहती है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस या 94 टू 108 फारेनहाइट इसका जो है प्रास रहती है। तो ऐसी स्थिति में इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है मनुष्य के अंदर या अपने के ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। यदि इससे ज़्यादा होगा तो हमारी जो सेल्स हैं वे फट जाती हैं। तो अब आपने यहाँ देखा होगा कि जैसे ही अपने इसको माउथ में रखते हैं तो वैसे ही क्या
फैल गया, पारा जो है वो क्या हो गया था, यहाँ से फैल गया और जहाँ पे भी अपना टेम्परेचर था वहाँ तक आके वह रुक जाता है। तो क्या आंसर रहने वाला देखिए, इसमें गर्म करने पे पदार्थ का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। तो ये आपका ठीक आंसर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन द फारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। देखिए फारेनहाइट में किस ताप पर शुद्ध पानी जो है वह जम जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर रहने वाला है आपका 32। पिछला जो लेक्चर था, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देखें, ताकि आपको पता चले कि थर्मामीटर जो होते हैं उसमें 4 तरह के स्केल अपने काम में लेते हैं, जिसमें फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, रूमेटिक एंड केल्विन रहता है। तो ये सभी जो रहते हैं इनमें 2 तरह के आपके टेम्परेचर फिक्स किए जाते हैं। यदि अपने फारेनहाइट की बात करते हैं तो इसमें 32 से लेके 180 जो है पार्ट इसके किए जाते हैं, और अंतिम जो जिस पे पानी उबलना स्टार्ट करता है वह पॉइंट आपका रहता है 212 फारेनहाइट। इस पे पानी जो है उबलना प्रारंभ कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, शुद्ध पानी जम जाता है। अर्थात ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस में है तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अर्थात इसके जो पार्ट्स किए जाते हैं वो कितने रहते हैं, टोटल आपके 100 पार्ट्स किए जाते हैं। रूमेटिक जो रहता है वह 0 से 80 के बीच में रहता है, इसके टोटल 80 पार्ट्स किए जाते हैं। और केल्विन जो रहता है इसमें भी 100 पार्ट्स किए जाते हैं। मिनिमम क्या रहता है 273 और मैक्सिमम क्या रहेगा 373 रहता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अलग अलग स्केल की यदि अपनी बात करें, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और मोस्टली आपसे पूछा जाता है केल्विन, इन तीनों के अंदर ही आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको यदि आप लिखना चाहें तो इसका जो जमने का पॉइंट होगा, या अपने कहीं फ्रीजिंग जो पॉइंट है, यदि बात करेंगे अपने फारेनहाइट के अंदर तो ये रहेगा 32 फारेनहाइट। केल्विन में बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन। आपका जो है जो भी स्केल यहाँ लिया जाएगा वही इसका आंसर रहने वाला है। बात करें अपने बॉइलिंग पॉइंट की तो यहाँ आपका रहेगा 212 फारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ यदि अपनी बात करेंगे तो क्या रहेगा आपका 373 केल्विन। ये टेम्परेचर आपके रहते हैं। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोरोमीटर इज यूज टू मेजर। बोरोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, वायुदाब, तापमान, वेग या तरंगदैर्घ्य। तो आप बोरोमीटर जो काम में लेते हैं वो किसके लिए लिया जाता है, वायुदाब या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वह मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है, बोरोमीटर का है। बोरोमीटर का है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वायुदाब है उसका, या अपने कहें दाब का जो मात्रक रहता है वह क्या रहता है, पास्कल रहता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, एयर प्रेशर जो रहता है उसका मापने के लिए मशीन जो अपने काम लेते हैं वो बोरोमीटर आपकी कहलाती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डीप, अर्थात स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने का जो कारण रहता है वह क्या कारण होता है? अपवर्तन रहता है, आपका रिफ्रैक्शन रहता है। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी तल पे क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, सीधी नहीं जाके क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये घटना या परिघटना जो है वह क्या कहलाती है? आपका अपवर्तन कहलाती है। तो यदि ये सघन माध्यम है या डेंसर मीडियम है और ये आपका क्या है? विरल माध्यम है, तो ये क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी वजह से हमें जो है स्विमिंग पूल के अंदर वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने लगती है। इसी के अन्य एग्जाम्पल जो हैं, यदि गिलास के अंदर अपनी कोई पेंदे में रखा हुआ सिक्का है और गिलास यदि जल से भरा हुआ है तो ये सिक्का भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल रहता है, यदि आप पेंसिल को रखते हैं तो भी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। यदि पानी से ये गिलास जो है भरा हो, उसमें यदि अपनी पेंसिल रखेंगे तो भी ये अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो रहता है ये मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। यदि यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक सीध में नहीं दिखाई दे के मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुड़े हुए दिखाई देने का कारण भी आपका क्या रहता है? अपवर्तन ही रहता है। इसकी जो वास्तविक लंबाई है उससे यहाँ ये जो है जितना भाग इसका पानी के अंदर है, इसकी वजह से अपवर्तन की वजह से यह क्या दिखाई देता है? बोना, या अपने कहें कि इसकी हाइट जो है वह कम दिखाई दे रही है। अपीयर डेप्थ लेसर देन रियल डेप्थ, जितनी वास्तविक इसकी गहराई है उससे ये क्या दिखाई दे रही है? हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि अपवर्तन के कारण ये दिखाई देती है। यहाँ पे एक से दूसरा माध्यम हो जाएगा। यहाँ पे ये वायु के अंदर है, मीडियम फर्स्ट हो जाएगा, और पानी के अंदर है, मीडियम क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला इसका क्या होगा? पृथक्कारी तल बन जाएगा। यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसलिए ये क्या होगा? हमें वास्तविक गहराई से कम गहराई इसकी दिखाई देती है। अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन पे अपनी चर्चा करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या आपको बतानी है। तो ये आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जब भी प्रतिबिंबों की यदि अपने संख्या की बात करें, नंबर ऑफ इमेजेस की यदि अपने बात करें, तो दो तरह की बनेंगी। एक तो हम कहेंगे 360/θ-1। यदि बिंबों की संख्या यहाँ पे 360/θ यदि करने पे वैल्यू यदि आती है आपकी ये E1, तो हम कहेंगे कि E1 जो भी नंबर प्राप्त हमें हो रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस -1 करेंगे। अर्थात 360/θ की यदि वैल्यू E1 आ रही है तो हम उसमें से एक कम करने पे नंबर ऑफ इमेजेस हमें प्राप्त हो जाएंगी। और इसी तरह से यदि इसकी वैल्यू आपको ओड नंबर प्राप्त हो या विषम संख्या हमें प्राप्त हो रही है, तो वही इसकी क्या होंगी? प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अर्थात उसमें -1 आपको यदि ओड नंबर मिल रहा है, 360/θ करने पे ओड नंबर हो तो वही उसकी क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए
जब दो समानांतर रखे होंगे, अर्थात यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो 360/0 करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव, अर्थात हमें कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, अनंत या इन्फिनिटिव प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको कहा गया हो कि थीटा की वैल्यू है, मान लीजिए आपको 90 डिग्री दी गई है, अर्थात दो जो आपको मिरर हैं या प्लेन मिरर जो अपने कहें वे कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 360 थीटा मीन्स 90 इज इक्वल टू 4। 4 इज इवन नंबर, इवन नंबर होने की वजह से अपने क्या करेंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो 90 डिग्री पे यदि अपने किसी मिरर को रखा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो देखिए यहां जो है आपको अनंत प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैक साइड में इसके पैरेलल जो है एक जो प्लेन मिरर लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे आपको अनंत जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है अनंत प्रतिबिंब आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी कारण क्या है कि यहाँ पे भी आपको जो बैक साइड में इसके पैरेलल प्लेन मिरर जो है वह लगाया हुआ है। तो इसी तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि नए जो वीडियोस हैं, नए जो कंसेप्ट आपको हैं आसानी से प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उनकी आवर्ती की सीमा होती है। तो देखिए यहां आपका ये आंसर रहने वाला है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो यहां अपनी आगे डायग्राम के अंदर इस पे बातचीत करते हैं। तो देखिए इंफ्रासाउंड सेकंड जो आती है, जो हम सुन सकते हैं, जिसको अपने कहते हैं ऑडिबल साउंड। सेकंड वन इज ऑडिबल साउंड्स, जो अपनी ह्यूमन बीइंग्स है या ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, वह आपकी कहलाती है ऑडिबल साउंड्स। और थर्ड वन इज अल्ट्रासाउंड, जो कुछ पक्षी हैं वो ही इसको सुन सकते हैं तक रहती हैं, जो मानव के सुनने योग्य आवाज़ होती है। तो उसको ऑडिएबल साउंड, और 20,000 किलोहर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक जो साउंड रहती है वह अल्ट्रा साउंड रहती है, जिसको कुछ जो बर्ड्स वगैरह हैं या अपने कहें चमगादड़ हैं वह आपकी सुन सकती है, महसूस कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नया जो वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी साथियों के पास ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। आज के लिए इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।